नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और आप भी हमारी तरह आम जनता है जो 2016 नोटबंदी के फैसले से अगर आप भी सदमे में हैं, क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन रहती है कि बैंक में पैसा रखूं ज़्यादा सुरक्षित है या घर पे रखूं तो पता चले वो लीगल टेंडर रहे या ना रहे। तो मैं थोड़ी कन्फ्यूज स्थिति में हूँ, और ख़ासतौर से तब जब अब ये खबर आ रही है कि 15% बैंक फ्रॉड्स में इजाफा हुआ है। यानी आप और मैं जो अपना पैसा जितना भी होता है, बचता तो कुछ है नहीं, वो बैंक्स में रखते हैं और वो अब फ्रॉड्स का शिकार हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? 15% इजाफा आरबीआई क्या कर रही है? सो रही है? हाँ, ये बात सही है कि आरबीआई को लेके बहुत सवाल उठ रहे हैं कि जो ओवरऑल फंक्शनिंग है आरबीआई की, कहीं ना कहीं उनकी पूरी मशीनरी, पूरा मैकेनिज्म जो है वो ढीला पड़ रहा है। और मैं आपको बता दूं 15% तो वॉल्यूम में इजाफा हुआ है, यानी कि जितने टोटल फ्रॉड के केसेस आए हैं। बट अगर हम वैल्यू में बात करें तो 74% इंक्रीज आया है, यानी कि एक फ्रॉड का केस जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बहुत बड़ा इजाफा आया है ओवरऑल बैंक फ्रॉड को लेके। गौरी, आप किसी की भी फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकती हैं क्योंकि आपकी पैनी नज़र रहती है इन सारे मुद्दों पर। मुझे ये बात समझा दीजिए कि जो भी ये फ्रॉड हो रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक्स में क्यों हो रहे हैं? प्राइवेट बैंक ज़्यादा समझदार हैं? कहीं ना कहीं ये बात सही है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, देखिए हमेशा से अगर हम बैंकिंग की बात करें तो जहाँ पर भी डिस्क्रिशनरी पावर आती है, यानी कि जहाँ पर कुछ लोगों का फैसला ज़्यादा मायने रखता है, वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं करप्शन हमेशा आता है। इतने आप पास्ट केसेस देखिए, आप पीएनबी फ्रॉड का केस देखिए, पिछले साल की कहानी है। नीरव मोदी को 13,000 करोड़ रुपए जो चूना लगा के गए वो पीएनबी को, वो भी एक स्टेट बैंक था। तो नीरव मोदी 13,000 करोड़ का चूना लगा के गया, वो समझ में आती है। उसके बाद आरबीआई और बैंक क्यों नहीं जगे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। और 1,000 करोड़, क्योंकि जो आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं उसमें ये भी आंकड़ा है कि ज़्यादातर जो फ्रॉड्स हैं वो 100 करोड़ से ऊपर के हैं। मतलब जितना बड़ा फ्रॉड करेगा कोई, उतनी आसानी से छूट जाएगा और उतनी देर लगेगी रिपोर्ट करने की बैंक्स को। ये बात सही है कि जो समय लिया है बैंक्स ने वो कम से कम 2.5 साल है, और जो बड़े फ्रॉड के केसेस है उसमें 4.5 साल, यानी कि 4.5 साल तक फ्रॉड डिटेक्ट ही नहीं हो रहा है सिस्टम में। तो बैंकिंग सिस्टम क्या कर रहा है, वो पूरी जो आपके जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनके सीएमडी से लेकर नीचे तक जितने भी अफसर हैं, सारे आला अधिकारियों का की जवाबदेही बनती है, और उसके बाद आरबीआई की जवाबदेही बनती है। सिर्फ ये कहना कि आरबीआई आंचल की गलती है, वो एक पहलू है। बैंक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा मॉनिटरिंग सिस्टम रखते हैं, और इतने स्कैम के केसेस होने के बाद उनकी मॉनिटरिंग सिस्टम में हजारों करोड़ रुपए खर्च किया गया है, वो कहाँ जा रहा है? एक मैं ये समझना चाहूँगी आपसे, क्योंकि आरबीआई का मैंडेट होता है देश भर में करेंसी को स्टेबलाइज रखना, मॉनेटरी पॉलिसी में उसका योगदान होता है, उसका सुपरवाइजरी रोल बहुत होता है इन बैंकों पर। तो सुपरवाइजरी रोल किस तरह का है कि मैं पढ़ रही थी कहीं पे, उसमें ये लिखा हुआ आया कि जैसे ये खुलासा हुआ कि इतने बड़े फ्रॉड्स हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब वर्कशॉप करेंगे और उसके बाद ये हज़ारों करोड़ के घोटाले रुकेंगे। दिस इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली एब्सर्ड। और मैं ये बता दूं, आरबीआई जो है वो सारे बैंक्स का ऑडिट करता है। ये हर क्वार्टर में, हर साल में कम से कम 3 या 4 बारी तो कम से कम ऑडिट होता ही होता है। सारे बैंक्स का ऑडिट करता है आरबीआई। तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल है दोनों तरफ से कि आरबीआई क्या कर रहा है और ये बैंक्स क्या कर रहे हैं। ये बात सही है कि वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना, धीरे धीरे बेबी स्टेप्स जैसे इंग्लिश में कहते हैं, वो लेना, इतनी बड़ी समस्या को सॉल्व करना, मुझे नहीं लगता ये कहीं ना कहीं किसी भी तरह का सोल्यूशन ले पाएगा। बहुत इमीडिएट मेजर्स की ज़रूरत है। बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं इस वक्त, और आपने एक फंडामेंटल सवाल जो उठाया वो बहुत सही है कि जब हम लोगों की बारी आती है, हम लोग 1 रुपया अगर उधार लेते हैं बैंक से, होम लोन ले लीजिए, ऑटो लोन ले लीजिए, कोई भी लोन ले लीजिए, एक किश्त हम मिस कर देते हैं, बैंक वाले घर पे आ जाते हैं। अगर गाड़ी होती है तो गाड़ी लेके चले जाते हैं, घर होता है तो घर की कहते हैं आपकी चाबी हम ले लेंगे आपसे। एक किश्त की बात हो रही है, यहाँ पे हजारों हजारों करोड़ रुपए फ्रॉड में जा रहे हैं और सब सो रहे हैं। नहीं, मैंने होम लोन लिया था जब, तो उसके अंदर तो इतना मोटा डॉकेट था कि वो सेव करने में मुझे इतनी जगह ऑक्यूपाई कर लेता, इतने पन्नों पे दस्तखत करवा लिए गए मेरे। तो ये जो 100 करोड़ से ऊपर का जो लोन लेते हैं या पैसा बंगलिंग करते हैं, उनको ऐसे ही दे देते हैं, उनको सांठ गांठ से मिल जाता है लोन। नहीं, लोन तो देखिए कुछ प्रोसेसेस से मिलते हैं, बट लोन के साथ सबसे बड़ी बात ये जो इंडिविजुअल रिटेल लोन प्रोसेसेस से मिलते हैं या फिर सिफारिशों से मिलते हैं? दोनों तरफ से मिलते हैं। इंडिविजुअल रिटेल लोन्स में तो क्या होता है कि हम लोग जाते हैं, हमारा अगर मैच करता है तो मिल जाता है, नहीं मिलता है तो नहीं मैच करता है तो नहीं मिलता है। कॉर्पोरेट की जहाँ बात करें, बिल्डर ही ले लीजिए, एक प्रजाति बिल्डर भी है,
इनके जो लोन्स होते हैं वो पास कराए जाते हैं, और इसमें जो है करप्शन का, डिस्क्रिशन का, ये अफसरों के अपने पर्सनल इंटरेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, और वही है जो आरबीआई को एक्चुअली टैप करना चाहिए। बट ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, आप कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, ये अपने आप में सवाल है। नहीं, मैं आम जनता हूँ और 150 रुपए किलो के हिसाब से आम मिल रहा है। हाँ, 3 दाने चढ़ते हैं, उसमें 3 से 4 दाने चढ़ते हैं आम के। तो हम आम ना खा के, क्योंकि इतना महंगा है, थोड़ा पैसा रेनी डे के लिए सेव करें, उसको बैंक में रखें, चाहे एफडी करें या वो करें, और वो पैसा कोई और आके लेके भाग जाए, क्योंकि हमारे बैंक और आरबीआई सो रही हैं। तो आप फाइनेंशियल एडवाइस क्या करेंगे? हम घर पे रखें पैसा या बैंकों में डालें? डॉलर्स ऐसे तो खरीदे नहीं जा सकते हैं, गोल्ड में डालें? आपका क्या फाइनेंशियल एडवाइस होगा? देखिए बैंक्स पे तो आप ऑफ कोर्स पैसा डालें और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग ज़रूर करें, जो एक अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है, बट बैंक्स पे पैसा डालिए, बैंक्स में आपका पैसा सुरक्षित भी है। जब इस तरह के फ्रॉड के केसेस आते हैं, बैंकों की बैलेंस शीट पे भारी नुकसान होता है, उसका भी कहीं ना कहीं सारा भुगतान टैक्स पेयर को ही करना पड़ता है, क्योंकि ये जो बैंक्स हैं, इनके पास जो पैसा जाता है वो आप और मैं जैसे टैक्स पेयर ही हैं, जो एक्चुअली जिसकी सरकार जिससे आगे जाके इन सब बैंक्स को पैसा देती है। यानी जो 70,000 करोड़ अभी रिकैपिटलाइजेशन के नाम पे वित्त मंत्री कह रही हैं कि बैंकों में इमीडिएटली दिया जाएगा, क्योंकि एनपीएस बढ़ गए हैं। तो ये बेसिकली हमारा पैसा है जो एनपीएस हो जाते हैं, क्योंकि लोग पैसा चोरी करके, फ्रॉड करके भाग जाते हैं, और उसके बाद वही बैंकों में दोबारा लाने के लिए हमारा पैसा ही दिया जाता है। बिल्कुल। और ये मैं बता दूं, 2 साल पहले 2,10,000 करोड़ रुपए सरकार ने दिए थे, क्योंकि बैंक्स की बहुत फटेहाली थी, उनके बैलेंस शीट इतनी बुरी हाल में थी कि वो लोन ही नहीं दे सकती थी। और अभी 70,000 करोड़ तो एक ट्रांच है। इसके बाद मुझे लगता है जिस तरह के फ्रॉड केसेस आ रहे हैं, इसके बाद एनपीए जरूर राइट ऑफ करने पड़ेंगे। आरबीआई की बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइन आ गई है, ये सब एनपीए बनेंगे। तो जब ये जाहिर सी बात है एनपीए बनेंगे तो इनमें और हजारों करोड़ रुपए पैसा डालना पड़ेगा। कौन पैसा देगा? आप और मैं एज अ टैक्स पेयर ही पैसा देंगे। यानी कि जो बार बार सरकार की तरफ से कहा जाता है कि एनपीएस बढ़ रहे हैं और बैंकों को कहीं ना कहीं एक स्वस्थ हाल में लाने की ज़रूरत है, उनकी क्लीनिंग ऑफ द बुक्स की ज़रूरत है। रघुराम राजन के ज़माने से जो चला आ रहा है, उसके बाद ये ट्रेंड शुरू हुआ। हमारा पैसा घूम फिर के हमारा ही, पहले हम पैसा दें बैंकों को, और उसके बाद वही पैसा फ्रॉडस्टर्स लेके भाग जाएं, और उसके बाद हमारा ही पैसे से उसके बाद एक बार फिर से बैंकों की बुक्स क्लीन अप की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली यही हो रहा है। और इसमें जैसा मैंने कहा कि जब तक कहीं ना कहीं किसी बैंकर को, किसी बैंक के आला अधिकारी के ऊपर दंड नहीं दिया जाएगा, ये प्रोसेस नहीं रुकेगा। क्योंकि बार बार ये बोला जाता है कि हम क्या करें। लेकिन एक शख्स तो नहीं कर सकता ना, मतलब नीरव मोदी ने अगर ये पूरा कांड किया तो वो अकेले तो नहीं किया, उसमें बैंकों की मिली भगत कई जगह पे, कई स्तरों पे थी। तो ऐसे में जब ये पूरे रैकेट चल रहे हैं, तो इसकी मॉनिटरिंग कैसे बेहतर की जाए? नहीं हो रही है मॉनिटरिंग, बिल्कुल भी नहीं हो रही। और इसका बहुत बड़ा श्रेय देखा जाए तो सरकार को कहीं ना कहीं इसका ब्लेम लेना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो सीएमडीज हैं वो तो सरकार अपॉइंट करती है। नहीं तो ये अपॉइंट करता है, सीएमडी तो अपॉइंट करती है, लेकिन ये जो हमारी तमाम एजेंसियां जैसे सीबीआई हो गई, ईडी हो गई, ये जो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हाथ धोकर पड़े हुए हैं, जो कह रहे हैं कि जैसे चिदम्बरम का एग्जांपल ले लें कि 2007-2008 में 300 करोड़, हालांकि आंकड़ा पहले 10 लाख का आया, उसके बाद एजेंसीज कह रही है 300 करोड़ से ज़्यादा का इन्फ्लक्स है और बहुत सारी प्रॉपर्टी है। ये जो हर रोज़, और कल ही जो आंकड़ा है 70,000 करोड़ गायब है, ये आज के लिए एजेंसीज काम नहीं करेंगी। इसके लिए तो एजेंसी बिल्कुल भी लगी नहीं हुई है। बट मैं आपको आज एक चीज़ बता दूं इसमें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि सरकार अगर बैंक अधिकारियों के पीछे पड़ेगी, तो वो किस स्तर पे पड़ेगी, एजेंसीज कहाँ तक जाएगी, किसके ऊपर एक्चुअली बक स्टॉप्स एट होम जिसे कहते हैं इंग्लिश में, कि किसके ऊपर फाइनली गाज गिरेगी। और बैंकों का कहना ये है कि भाई ये तो गलती होती रहती है, बिजनेस में कोई चीज़ प्लस होती है, कोई चीज़ माइनस होती है। अगर आप बैंकरों के ऊपर ऐसे अगर आप गाज गिराएंगे, तब तो पूरी की पूरी बैंकिंग सिस्टम ही ठप हो जाएगी और पूरी इकोनॉमी बंद हो जाएगी। बिल्कुल, पूरी इकोनॉमी बंद हो जाएगी। तो उसके बाद फिर घूम फिर के वही याद आता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आप इंतज़ार कीजिए, चिड़ियाओं को देखिए, उनका आनंद लीजिए, फिर वो जब खेत चुग के गायब हो जाएंगी तो आप ही को एक बार फिर से अपने खेत को खुद जोतना पड़ेगा, खुद पूरा प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पैसा कहाँ सुरक्षित है अनफॉर्चुनेटली ये मैं भी आपको नहीं बता सकती हूँ। फिलहाल इन खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गौरी, आपका भी शुक्रिया। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।